हीलियम की दी गई है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो जिन मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पंजाब के सिलेबस में दी गई वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि इनका कोई भरोसा भी नहीं है। ठीक है, और अहम भी टॉपिक है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लेटेस्ट टॉपिक मतलब है, कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, और जो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप होते हैं तो बनता है सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी लो होती है, और जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, हाँ, जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर एंटी बॉन्डिंग में वो जाएंगे। अच्छा, इस तरह जब पी पी ओवरलैपिंग होती है, पी ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैप होता है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, और उसके बाद जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैप हो चाहे पैरेलल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में बनेंगे। एक में बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और दूसरे में बनेगा पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बनता है। अच्छा, जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं या नाइट्रोजन से लोअर एलिमेंट्स को हम देखते हैं, बेटा नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से जो लोअर वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं, तो उनके अंदर कहा गया है ये कि भाई जो एस और पी की ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर, और जिसकी वजह से जो सिग्मा 2s ऑर्बिटल होता है, बेटा सिग्मा 2s ऑर्बिटल उसकी एनर्जी लो हो जाती है, और जो सिग्मा 2px ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। इसलिए एनर्जी डायग्राम के अंदर ये होगा, एनर्जी बेटा डायग्राम जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से कम वाले एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन के लिए या नाइट्रोजन से कम वाले एलिमेंट्स के लिए ये होता है। मैं आपको बता देता हूं एनर्जी का डायग्राम। देखो ये नाइट्रोजन के बारे में है कि नाइट्रोजन में जब एक नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, बेटा ये नाइट्रोजन है, उसका है 2s ऑर्बिटल, और दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या है 2s ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ये है 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। ठीक है, तो ये वैलेंस ऑर्बिट है इनके, ये बेटा वैलेंशियल है 2s और 2px। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जब बनेगा तो 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ होगी। बेटा नाइट्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एक नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन का भी 2s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे। तो अब देखो 2s में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं बेटा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे नाइट्रोजन के भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, एक बनेगा बॉन्डिंग, ये सिग्मा बेटा 2s बना है, ये सिग्मा का 2s ऑर्बिटल है, बेटा ये सिग्मा है उसका 2s, ये बॉन्डिंग है, और ऊपर क्या बनेगा हाई एनर्जी वाला सिग्मा स्टार, ये बेटा स्टार है 2s एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, टोटल 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसके अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 2 ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर। बेटा 2 बॉन्डिंग में गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में। देखो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, किसके, नाइट्रोजन के 2s में, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसके अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम ओवरलैप होते हैं, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं, 2 नाइट्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप होते हैं। एक नाइट्रोजन का 2s दूसरे नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा, एक नाइट्रोजन का 2p दूसरे नाइट्रोजन के 2p के साथ ओवरलैप होगा। तो अब देखो बेटा ये है p, px, py, pz, दूसरे नाइट्रोजन के भी यही होंगे बेटा, 3 होंगे। ठीक है, px, py और pz, देखो ये आपस में ओवरलैप होंगे, ये आपस में क्या होंगे बेटा,
ये आपस में ओवरलैप होंगे। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोजन में जो 2p सिग्मा होता है उसकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, उसकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि 2s और 2p की ओवरलैपिंग वजह से, 2s और 2p की ओवरलैपिंग वजह से क्या होता है कि 2s की एनर्जी लो हो जाती है और 2px जो सिग्मा बनता है उसकी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। इसलिए ये जो बनेगा, इसके सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इससे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, इनकी ओवरलैपिंग से सिग्मा जो बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2px, ये बेटा सिग्मा 2px है, ये सिग्मा 2px है। इससे जो पाई बनेगा वो एनर्जी में लोअर होगा, इससे जो पाई बनता है वो एनर्जी में क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, ये जो दो बनेंगे इनकी ओवरलैपिंग से, इनकी ओवरलैपिंग से जो दो पाई बांड बनेंगे बेटा, ये देखो, ये दो पाई बांड बने, पाई 2py और पाई 2pz, ये एनर्जी में बराबर हैं। ये बेटा पाई 2py और 2pz एनर्जी में इक्वल है, ये दोनों एनर्जी में बराबर हैं, मगर इनकी एनर्जी लोअर है, देखो सिग्मा से लोअर है, क्योंकि 2s और 2p की ओवरलैपिंग वजह से ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन में इस तरह नहीं होता है, सिर्फ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से लोअर वाले एलिमेंट में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दोनों बने हैं 2py पाई 2py और पाई 2pz, जिनकी एनर्जी लोअर है। अब एंटी बॉन्डिंग में जब जाएंगे हम, तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, ये जो बेटा एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये हो जाएगा, जो सिग्मा है स्टार 2px, इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, इसकी एनर्जी हाई है। और जो एंटी बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड बनेंगे उनकी एनर्जी थोड़ी सी इससे कम होगी, ये देखो ये पाई है, स्टार बेटा स्टार 2py स्टार 2pz, पाई स्टार, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एनर्जी में बराबर हैं। तो ये है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन से कम वाले का। ठीक है, डायग्राम को देखो। हाँ, जब इसकी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, और फिलिंग जो कल आपको मैंने सिखाया था फार्मूला, उसके मुताबिक ही होगी बेटा। कल आपको मैंने बताया था फार्मूला के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं, सबसे जो लोअर एनर्जी है, सबसे लोअर एनर्जी वो है सिग्मा 1s की, तो पहले सिग्मा 1s को भरेंगे, सिग्मा 1s2, ये बेटा सिग्मा है 1s2, इसकी एनर्जी सबसे लोअर है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार है बेटा एंटी बॉन्डिंग का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद किसकी एनर्जी होगी, सिग्मा 2s की होगी बेटा, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा है 2s, इसको भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऊपर देख लो, स्टार सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब उसके बाद किसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1, py में भी 1, pz में भी 1। अच्छा, इसके अंदर देखो 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, देखो px में 1, py में 1, pz में 1, px में 1, py में 1, pz में 1, देखो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 में फिलिंग पहले किसकी होगी बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे सबसे लोअर एनर्जी वाले, जो पाई वाले हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके अंदर 1 गया, इसके अंदर 1 गया, फिर इसको पेयर कर दिया, इसको भी पेयर कर दिया, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन वो उसमें जाएंगे बेटा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मगर 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले फिलिंग इसकी होगी, सबसे जो पहले फिलिंग होती है ना वो इसकी होती है, लोअर एनर्जी वाले की। किसके अंदर, मतलब
वैसे सबके अंदर फिलिंग लोअर वाले की होती है, तो इसके अंदर पाई 2pz और 2py को पहले भरेंगे हम। हाँ, अब उसके बाद देखो किसको पहले भर रहे हैं हम, पाई 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी एनर्जी बराबर है किसके, पाई 2pz के, एनर्जी में बराबर है ये दोनों। ठीक हो गया ये। अब आते हैं किसके अंदर, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके अंदर बेटा, जाएंगे सिग्मा 2px के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये इसकी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मालूम करनी है हमने, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है हमने, बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया था, बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब देखो एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को मैं दूसरे लिख देता हूं, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारे बॉन्डिंग हैं। ये जिनको मैंने रेड कर दिया ये एंटी बॉन्डिंग, जिनके ऊपर स्टार की निशानी लगी हुई है ये एंटी बॉन्डिंग है, और बाकी सभी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 2 4 6, और इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं है, देखिए 2 हैं बेटा, 2 4 6 8 और 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग में है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 होगा 3 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ट्रिपल होगा बेटा N2 मॉलिक्यूल के अंदर, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो और सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब इलेक्ट्रॉन देखो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। बेटा N2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, N2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा N2 का मॉलिक्यूल। सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसके अंदर, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अगर आपको कहा जाता है N2 के ऊपर 2 माइनस की चार्ज आ जाए बेटा, N2 के ऊपर 2 माइनस की चार्ज आ जाए तो उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 के ऊपर 2 माइनस की चार्ज आए, 2 माइनस की चार्ज आने से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उसके अंदर बेटा, 2 माइनस की चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो फिल है, बॉन्डिंग में तो फिलिंग पूरी हो गई है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो किसके अंदर जाएंगे, लाजिम बात है एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे और फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, N2 का मॉलिक्यूल जब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए तब ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, मगर N2 के ऊपर 2 माइनस की चार्ज आ जाएगी तब ऐसा होगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा O2 का मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो बेटा क्या है, 8 है, 1s2 2s2 2px1 और 2px2 कर दो भले, 2py1 2pz1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब वैलेंस शेल इसका ये है, ये बेटा इसका वैलेंस शेल है, ये क्या है बेटा, इसका वैलेंस शेल है। अच्छा, ज्यादातर आपको मैं दोबारा बता देता हूं, 1 मिनट सॉरी, वापस हम जा रहे हैं। ज्यादातर केसेस में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मगर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को चूज किया जाता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चूज किया जाता है बेटा, यही है मतलब।
इसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखते हैं, तो वैलेंस शेल को देखते हैं, 2s और 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस हिसाब से जवाब वही आएगा सेम। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर थोड़ी जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। वो सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब बताओ इसके अंदर यहां से काउंट कर दो कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले ये हो गए, वो एंटी बॉन्डिंग वाले छोड़ दो, 2 ये बॉन्डिंग हो गए, 4 6 8, अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हो गए। मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि फेडरल की में ऐसी बात भी लिखी हुई थी, ठीक है बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गई। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो 8 में से 2 गए 6, फिर भी जवाब 3 आएगा। जवाब तो 3 आ रहा है, पहले भी जवाब 3 आ रहा था, अभी भी जवाब 3 आएगा। मगर आपको मैं बता देता हूं कि वो जो मतलब फेडरल की बुक वाला कह रहा था कि सिर्फ काउंट उनको करो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स, 2s और जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसके लिए? बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो भी जवाब वही आ रहा है, अगर यहां से पूरी कॉन्फ़िगरेशन को काउंट करोगे ना तो भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। मगर उन्होंने ज्यादातर इस तरह किया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं जवाब दोनों में सेम आ रहा है इसलिए। हाँ अब देखो नाइट्रोजन है बेटा ये, अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब बनेगा, O2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो क्या होगा? O2 के मॉलिक्यूल में 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ होगी बेटा, ये 2s, ठीक है। ये ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 2 एटम होंगे, तो एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 2s के साथ ओवरलैप होगा। देखो ये 2s, ये भी 2s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ये ओवरलैपिंग होगी लीनियर इनकी, ये 2s ऑर्बिटल जा रहे हैं, 2s के साथ लीनियर ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, इनकी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा 2s बॉन्डिंग हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, 2 ऊपर वाले में जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में क्यों गए? टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे, एटॉमिक ऑर्बिटर में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे, 2 इसके अंदर थे, 2 इसके अंदर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे। हाँ अब क्या होगा बेटा? px, py और pz, px ठीक है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो लोग, अगर सपोज करते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा इसके अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आप 1 लिखते हो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिखने से। और वैसे भी जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटर होंगे वो पहले लीनियर ओवरलैप होंगे, जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटर है वो पहले ओवरलैप होंगे लीनियर, और वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इनके अंदर 2s और 2p की ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सबसे लोअर होगी। इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा पी पी ओवरलैपिंग से, वो उसकी एनर्जी में लोअर होगा, वो नाइट्रोजन की तरह नहीं होगा, वो बेटा नाइट्रोजन की तरह नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? जो सिग्मा बनेगा बेटा, सिग्मा 2px बनेगा, वो एनर्जी में लोअर होगा, सिग्मा 2px एनर्जी में देखो लोअर है,
और जो बाकी दो पाई बॉन्ड बनेंगे बॉन्डिंग आर्बिटर, वो एनर्जी में थोड़े हाई होंगे। ये 2p पाई 2p और पाई 2pz, ये एनर्जी में इक्वल है। ये बेटा एनर्जी में बराबर है, इनकी एनर्जी बराबर है। मगर देखो फर्क है एनर्जी का, जो जो सिग्मा 2px इसकी एनर्जी लोअर है। और जबकि इससे पहले जो आप पढ़ कर आए थे इसके अंदर देखो, ये जो सिग्मा 2px है एनर्जी में थोड़ा हाई है। किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर, या नाइट्रोजन से लोअर वाले एलिमेंट्स के अंदर। और वो जो केस था ये किसके अंदर है बेटा? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से हाई वाले एटम के अंदर। और ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग 2px। ये एंटी बॉन्डिंग 2px है सिग्मा बेटा, ये सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग हो गया। और जो पाई बनेंगे बेटा, ये देखो ये क्या है? पाई है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और ये क्या है बेटा? पाई है एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये एनर्जी में इक्वल है, एनर्जी में क्या है? इक्वल है। ठीक है। अब ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 4, के अंदर क्या होगा फिर? होगा ये कि पहले इसकी फिलिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाएंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, फिर इनको पेयर बनाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। मगर ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है बेटा, P4 है, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन 8 हैं। तो 2 ऊपर जाएंगे, 2 जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर, और वो दोनों क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अच्छा पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बेटा O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ O2 की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले सबसे जो लोअर एनर्जी वाला होता है 1s होता है, सिग्मा 1s। ये क्या होगा बेटा? सिग्मा 1s होगा, उसकी एनर्जी लोअर होगी। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि 1s की जब 1s के साथ ओवरलैपिंग होती है तो एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है। उसके बाद किसको फिल करेंगे? इनको। यह सिग्मा 2s, ये बेटा सिग्मा है 2s, ये सिग्मा 2s है, बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन गए। उसके बाद किस भरेंगे हम? एंटी बॉन्डिंग को, स्टार लगा दिया मैंने, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब उसके बाद किसको फिल करेंगे? उसके बाद देखो सिग्मा 2px है, देखो जो एनर्जी में लोअर है, सबसे पहले इसको भरेंगे हम। अच्छा उसके बाद किसको भरेंगे? ये दोनों बराबर हैं, पाई 2py पाई 2pz। ये एनर्जी में इक्वल है बेटा, एनर्जी में बराबर है, इक्वल एनर्जी है दोनों की। इनको साथ भरेंगे, दोनों को, 2 इसमें गए 2 इसके अंदर गए। हाँ अब किसको भरेंगे हम? किसको भरेंगे बेटा? पाई 2py पाई स्टार और पाई 2pz। ये दोनों एनर्जी में बराबर हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब है O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। बेटा O2 का मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। और क्या होगा फिर? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अनपेयर के अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में मौजूद हैं, कौन से? पाई
2p-y और 2p-z में मौजूद हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। जगह तो कम है मगर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, तो अगर आप हेडर के हिसाब से चलेंगे तो वो कहता है जो वैलेंस ऑर्बिट है 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो, बस 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर में ये बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, ये बेटा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, वो ऊपर एंटी बॉन्डिंग काउंट ही नहीं करता मैं। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए, 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, एंटी बॉन्डिंग में 2 ये हो गए और 2 ये एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा बेटा। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, अब आते हैं, ठीक है, अब ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस की चार्ज हो, पर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड देखो, अब आते हैं पर ऑक्साइड पे, तो इधर ही मैं समझा देता हूं, मुझे फिर लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, पर ऑक्साइड हो, O2-2, O2-1, O2-1 का मतलब है सुपर ऑक्साइड, सॉरी पर ऑक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं दोबारा बता देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा इलेक्ट्रॉन को, मगर 1 इलेक्ट्रॉन आपको इजाफी लिखना पड़ेगा इसके अंदर। बेटा पर ऑक्साइड में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, जहर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा। फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है, ये मैंने पर ऑक्साइड की वजह से इलेक्ट्रॉन लिखा है बेटा, इसको मैं मिटा दूंगा आगे चलकर, मगर ये पर ऑक्साइड की वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है कि पर ऑक्साइड की कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। ठीक है, पर ऑक्साइड में मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये मुझे मिटाना पड़ेगा इधर, क्योंकि फिर आप ठीक है, वापस जाते हैं हम पर ऑक्साइड की तरफ। तो पर ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन टोटल 17 हो जाते हैं। सत्रह इलेक्ट्रॉन है बेटा, पर ऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 हैं। 17 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, सिग्मा 1s में 2 गए, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा 2s, बेटा सिग्मा 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, इधर देखो बेटा 2s और 2s की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग 2s के साथ ओवरलैप होगा, तो क्या बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा सिग्मा 2s क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सिग्मा स्टार हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इसके अंदर जाएंगे और 2 इसके अंदर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था इधर कि देखो ये बेटा सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन के, सिग्मा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी थी वो सेम ही है, तो दोबारा ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायग्राम बनी हुई है, समझे, डायग्राम बनी हुई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ेगा आप लोगों को।
उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद इस डायग्राम को देखते जाएं, एनर्जी आप लिखते जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, सिग्मा 2px आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा आर्बिटर, पाई आएगा, 2py और पाई 2pz, ये एनर्जी में इक्वल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे। अभी भी इलेक्ट्रॉन 17 पूरे नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग आएगा, पाई 2py पाई 2pz, ये एनर्जी में बराबर है बेटा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं उसी वापस, इसको देखो, ये सेम डायग्राम होगी बेटा। देखो, सिग्मा 2px आएगा, उसके बाद पाई 2py 2pz आएगा। ठीक है, ठीक है, पाई 2py 2pz। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग स्टार 2py और 2pz की एनर्जी बराबर है। तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन थे। अब पराऑक्साइड में 17 इलेक्ट्रॉन हैं। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इजाफी जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। 1 इलेक्ट्रॉन बेटा इजाफी लिखना पड़ेगा इसके अंदर आपको, बस। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 इसके अंदर लिख दो, 1 इसके अंदर लिख दो, बस हो गया। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है, तो इसका मतलब है O2-1 peroxide इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में वो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जो वैलेंस ऑर्बिट है। तो 2s और 2p इसका वैलेंस ऑर्बिट है बेटा, 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं इसके अंदर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मैं इनको बेटा जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाता है, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले। तो इनके ऊपर स्टार दिया गया, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर में पहले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बॉन्डिंग के, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 और 8। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं, 2 ये 4 1 5, 5 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय 2, तो समझे 3/2, तो 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन में भी होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। हाँ, अब आते हैं O2-2 पे, पेरोक्साइड पे। तो पेरोक्साइड में बाकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। पेरोक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए हैं, तो मुझे बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। बस देखो, बाकी मैं डेड डेड डैश लगा देता हूं, सिर्फ ये लिख देता हूं आखिर में, पाई 2py और पाई 2pz, ये लिख देता हूं मैं। लास्ट वाले जो एंटी बॉन्डिंग वाले वो लिख देता हूं, बस। बाकी सेम है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी बेटा सेम होगी, सिर्फ आखिर वाले। हाँ, क्या होगा अब बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे ना आप लोग, 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, बस। तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक होगा। मैंने बस यहां से स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है सिग्मा 1s2 से। ठीक है बेटा, यहां से स्टार्ट किया, आखिर में यहां गया। तो डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका,
बॉन्ड ऑर्डर उसी से निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वही 8 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में 5 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है क्योंकि पीजेड भी पूरा फुल हो गया। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इसका मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। तो O2-2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा, O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आ जाते हैं O2+1 पे। O2+1 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15। 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो आप लोग बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपने, 15 इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन किस तरह भरेंगे हम, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी एनर्जी लो है, उसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इससे एनर्जी जो एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी ज्यादा है, 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बेटा ये सिग्मा 1s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, और एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक, उसके बाद किसको फिल करेंगे हम, सिग्मा 2s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा 2s इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, जो आपको बता चुका हूं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखो वही डायग्राम जो हमने ऑक्सीजन के अंदर पढ़ी थी बेटा, सेम डायग्राम है जो आप लोगों ने ऑक्सीजन के अंदर डायग्राम पढ़ी थी, वो सिमिलर है। देखो 2s की 2s के साथ ओवरलैपिंग हुई है, तो सिग्मा 2s बना और एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद बिल्कुल ही सेम होगा एनर्जी के हिसाब से, जो एनर्जी की सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी, 2 सिग्मा 2px है। ठीक है, तो इसके अंदर वही सेम सीक्वेंस होगी, सिग्मा 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, पाई 2py और पाई 2pz, ये एनर्जी में बराबर है, एनर्जी में इक्वल है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को काउंट करो भाई, इलेक्ट्रॉन 16 के 15 हो न जाए, 2 4 6 8, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। 10 के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 2 इसके अंदर गए, 2 इसके अंदर गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब उसके बाद किसको लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग को लिखेंगे, पाई 2py और पाई 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग आर्बिटर से, जिनके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, 2 आर्बिटर से एंटी बॉन्डिंग है बेटा। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन को फिल करना, सीक्वेंस वही ऑक्सीजन वाली है, 15 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इसका मतलब है O2+1 पेरा मैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके अंदर एक। ठीक है, वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अच्छा, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग है, क्योंकि वैलेंस शेल को काउंट करते हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, कितने हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और ये एक, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के हो गए, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 2.5 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है,
तो इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से स्टेबल है, O2+1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। हाँ, अब आते हैं O2+2 पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब कन्फ्यूजन पूरी नहीं लिखूंगा मैं, सिग्मा 1 से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, वो आपने फिल करने, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए। अच्छा, 14 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे खत्म हो जाएंगे, आखिर पे किस पे खत्म होंगे बेटा, पाई 2p(y) और पाई 2p(z) पे खत्म हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स 14 खत्म हो गए, यहाँ पे, यहां से शुरू की और यहाँ पे खत्म। अच्छा, अब क्या हो जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक है। बेटा 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने सीक्वेंस में, तो यहां तक फिल हो जाएंगे, यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से डायमैग्नेटिक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, और बॉन्ड ऑर्डर में यहां तक आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां तक, 2 ये हो गए, 4 6 8 हो गए बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हैं। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले बस, बाकी तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो गए, डिवाइड बाय 2 तो हो गया 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो गया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया है, और इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल O2+2 होगा। अच्छा, अब आ जाए इनके बॉन्ड ऑर्डर को देख लो, बॉन्ड ऑर्डर O2+2, इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, O2+1, O2+1 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है, अभी निकाला था हमने, ज्यादा है ये भी। अच्छा, उसके बाद है O2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, उसका बाद है O2-1 पेरोक्साइड जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, और उसके बाद आखिर में आता है O2-2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, कितना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से कहा जाए तो मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्टेबल, बेटा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है ना उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, O2+2 मोर स्टेबल देन O2+1 से, उसके बाद क्या है O2, फिर O2-1, उसके बाद है O2-2। इसका मतलब है जो पेरोक्साइड है बेटा वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। इसके अंदर देखो, ये देखो, ये बॉन्ड ऑर्डर। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ पे, बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। बेटा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, तो बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा O2-2 की बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी, बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, O2-2 की लार्जर होगी, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी। उसके बाद O2
-1, उसके बाद O2 होगा, O2+1 होगा, O2+2 होगा। इसकी बॉन्डिंग शॉर्टेस्ट होगी O2+2 की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल पूछे जाए आपसे तो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना। फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर थ्री होगा, वही बॉन्ड ऑर्डर होगा जो इसका है। इधर देखो 14 इलेक्ट्रॉन वाले का कौन सा ये है, O2+2 वाला होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। आप 14 इलेक्ट्रॉन से काउंट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, डायमैग्नेटिक होगा। NO का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, NO का 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह का होगा बेटा। और किसके अंदर देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, इसके अंदर ये देखो O2+1, O2+1 वाली कन्फिग्रेशन हो जाएगी, इसकी 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। NO का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा बेटा। 15 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा NO का, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा चैप्टर, अब उसके अंदर एक टॉपिक और है बेटा, बॉन्ड एनर्जी, जो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। देखो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा डिटेल में है इसके अंदर। टॉप देखो, जो बॉन्ड एनर्जी जिन चीजों पे डिपेंड करती है वो सारे फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं कि बॉन्ड एनर्जी बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, या बॉन्ड जब बनेगा तो बॉन्ड बनने के जो दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ द एटम पे। देखो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, एटम के साइज पे। अगर एटम का साइज छोटा है तो एटम क्लोज होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है जितना एटम का साइज छोटा होगा बेटा, एटम का साइज जितना स्मॉल है तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। जितना एटम का साइज छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट की वजह से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड की पोलरिटी पे। बॉन्ड की पोलरिटी, तो जिस बॉन्ड की ज्यादा पोलरिटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी बेटा। बॉन्ड की पोलरिटी, अच्छा बॉन्ड की पोलरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे, तो इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है बेटा। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ेगी। जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बेटा, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है डबल बॉन्ड से।
डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक थे। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है आयनिक करेक्टर पे, वही जब आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पे, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है आयनिक करेक्टर पे। आयनिक करेक्टर तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे, जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेटा ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, बॉन्ड लेंथ भी है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी है, और कुछ वैल्यूज भी दी गई हैं बॉन्ड एनर्जी की, मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दी गई हैं। अब उनमें आपको बता दूं, हेलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी इंपॉर्टेंट है, जो बॉन्ड एनर्जी जिनकी एम है, जिनकी वैल्यू आपको याद करनी है बेटा बॉन्ड एनर्जी की, मैं आपको बता देता हूं, वो याद कर लो, जरूरी है, आ भी सकती है ये बॉन्ड एनर्जी। किस किस की याद करेंगे? फ्लोरीन, F2 की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इनकी याद कर लो। HF की, HCl की, HBr की, HI की, इनकी याद कर लो, इनकी वैल्यू, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी और आपको याद होनी चाहिए हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल हैं जो ज्यादातर दिए जाते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की याद कर लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की याद कर लो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की याद कर लो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये आपको एनर्जी बेटा याद करनी पड़ेगी, वैल्यूज। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की। तो ये सारे फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद डायपोल मूवमेंट, देखो बेटा डायपोल मूवमेंट एक्चुअली टॉपिक में है ही नहीं, डायपोल मूवमेंट एक्चुअली सिलेबस के अंदर नहीं है, मगर डायपोल मूवमेंट हालांकि अहम भी है, क्योंकि मॉलिक्यूल की पोलरिटी का पता तो डायपोल मूवमेंट से चलता है। देखो डायपोल मूवमेंट है मेजरमेंट ऑफ द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलरिटी की मेजरमेंट को हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी है उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? डायपोल मूवमेंट। अगर दो एटम है, दो एटम बॉन्डेड हैं, तो डायपोल मूवमेंट डिपेंड करती है आयनिक करेक्टर पे, डायपोल मूवमेंट डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे। जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। बेटा जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो डायपोल मूवमेंट जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको बता देता हूं डायपोल मूवमेंट के हवाले से थोड़ा कुछ, क्योंकि कोई ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो HF की डायपोल मूवमेंट ज्यादा है HCl से, HCl की ज्यादा है HBr से, HBr की ज्यादा है HI से। तो बेटा HF की डायपोल मूवमेंट ज्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा पोलर है। और डायपोल मूवमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पोलरिटी की मेजरमेंट है। व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे ओरिएंट, द एक्सटेंट ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो ओरिएंट करते हैं, और ओरिएंटेशन की एक्सटेंट को हम क्या कहते हैं? डायपोल मूवमेंट कहते हैं। और डायपोल मूवमेंट को म्यू से शो करते हैं, म्यू बराबर होता है E इंटू डी, E इंटू डी। ई का मतलब है चार्ज एट ईच पोल, और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। अब देखो HF है, तो HF के ऊपर चार्जेस हैं बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो चार्ज है एट ईच पोल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। हाँ, दो पोल के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है। दो पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो डायपोल मूवमेंट का जो एक्चुअली हम यूनिट देखेंगे, डायपोल मूवमेंट, तो म्यू बराबर होता है E इंटू डी। E है कूलम, और डी का मतलब डिस्टेंस का मतलब है मीटर। तो क्या हो जाएगा यूनिट इसका? कूलम मीटर हो जाएगा बेटा, कूलम सेंटीमीटर नहीं है,
कूलम मीटर है ये, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो कूलम मीटर हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी है जो उसके साइंटिस्ट के नाम से, डच फिजिक्स था पीटर डी बाई, उसके नाम से है डी बाई यूनिट भी है। देखो डी बाई यूनिट भी होता है। तो 1 डी बाई किसके बराबर है बेटा? 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये याद कर लो। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ये क्योंकि पुराने सिलेबस के अंदर, सिंध के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, फिर सब सिलेबस के अंदर डायपोल मोमेंट तो है टॉपिक, तो आ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ये थोड़ा कुछ टॉपिक से हटकर भी दे सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट जो होगा 1 डी बाई जो है 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर है। ठीक है, वो रीजन ये कि डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा पावर का वो -30 में होगा। पावर क्या होगा बेटा? -30 में होगा। कोफिशिएंट भले चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन चेंज होगा मगर पावर चेंज नहीं होगा, -30 होगा। ठीक है, वो इसलिए कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है -19 कूलम। बेटा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की है वो -19 कूलम है, और जो डिस्टेंस होता है टू पोल्स के दरमियान, दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 29 बन जाता है, ये पावर कितना बन जाता है? 29 बनता है। फिर राउंड ऑफ कर देते हैं, डिस्टेंस की शिफ्टिंग करते हैं तो पावर 30 में आ जाता है। इसलिए डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा पावर 30 में होगा, कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट में देखो, हाईएस्ट देखो डायपोल मोमेंट किसकी? एचएफ की होती है वैसे जनरली हम देखेंगे तो डायपोल मोमेंट। अच्छा, अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, O2 है, I2 है, I2 H2, इनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, नॉन पोलर है ये बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनकी डायपोल मोमेंट 0 है। हाँ, अब आते हैं जो मॉलिक्यूल ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक है, डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगी ज्योमेट्री पे भी। बेटा मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड तो पोलर है इनके, बेटा बॉन्ड पोलर है ये, इनके बॉन्ड तो पोलर हैं मगर इनकी डायपोल मोमेंट 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड पोलर मगर डायपोल मोमेंट 0 है इनकी, क्योंकि डायपोल मोमेंट है वेक्टर सम। बेटा डायपोल मोमेंट वेक्टर सम है, दो वेक्टर्स हैं, इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इधर डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 0 आएगा और इनकी डायपोल मोमेंट ओवरऑल 0 हो जाएगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा दोनों बॉन्ड क्या है? लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इसलिए उनकी जो डायपोल मोमेंट होती है वो कैंसिल हो जाती है, ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो गई। मगर सल्फर डाइऑक्साइड में देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर आपने पढ़कर आए, SO2 का स्ट्रक्चर एंगुलर है लोन पेयर की वजह से। बेटा इसका एंगुलर स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। बेटा ये एंगुलर स्ट्रक्चर है इसका, एंगुलर ये बेंट स्ट्रक्चर, तो डायपोल में नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगी बेटा। शो करेगा ये डायपोल मोमेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड शो कर रहा है, वाटर शो कर रहा है डायपोल मोमेंट, बेटा वाटर का भी एंगुलर स्ट्रक्चर है तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। हालांकि ये भी ट्राइएटमिक, ये भी ट्राइएटमिक, ये भी ट्राइएटमिक, मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर हो जाएगा। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है, जबकि वाटर पोलर है, SO2 भी पोलर है, डायपोल मोमेंट शो करते हैं दोनों, उनकी डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है। ये डायपोल मोमेंट शो करता है वाटर भी, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी डायपोल मोमेंट शो करेगा, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की 0 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी 0 होती है डायपोल मोमेंट,
और मीथेन की भी 0 है। देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से बेटा मीथेन की भी डायपोल मोमेंट 0 है, किसकी वजह से? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 मीथेन की भी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी 0 है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। अच्छा, मगर असिमेट्रिक क्लोरोफॉर्म नॉट इज इक्वल 0। बेटा क्लोरोफॉर्म डायपोल मोमेंट शो करेगा, क्लोरोफॉर्म डायपोल मोमेंट शो करता है असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। बेटा असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्लोरोफॉर्म का, इसलिए वो डायपोल मोमेंट शो करेगा, जबकि CCl4 की 0 होगी, बेंजीन की भी 0 है, BF3 की भी 0 है। देखो BF3 की 0 है, सिमेट्रिकल है। डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाती है। देखो BF3 में बॉन्ड तो पोलर हैं, बेटा इसकी देखो इनकी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना, इनकी जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। बेटा BF3 में या SO2 में, SO2 में देखो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना, वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड है। इसमें भी देखो BF3 का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ऊपर भी बॉन्ड है, तो उससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी BF3। तो बेटा BF3 की भी डायपोल मोमेंट 0 है, BF3 भी नॉन पोलर हो जाता है, CO2 नॉन पोलर, CH2 नॉन पोलर। तो इसका मतलब है मीथेन नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है। तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें एटम तो डिफरेंट है। बेटा एटम डिफरेंट है, बॉन्ड तो पोलर है, मगर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट उनकी कैंसिल हो जाती है बॉन्ड्स की। ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर बन जाता है। तो इसी हिसाब से देखो ये पता चलता है डायपोल मोमेंट से कि मॉलिक्यूल कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि भाई डिफरेंट एटम है तो उसका मतलब है पोलर होगा मॉलिक्यूल। बेटा CCl4 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, CH4 का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, BF3 नॉन पोलर है। हालांकि इनके अंदर सबके अंदर डिफरेंट एटम मौजूद है, उसके बावजूद ये बॉन्ड नॉन पोलर है ये। ठीक है, अब आते हैं आयनिक कैरेक्टर पे। तो बेटा आयनिक कैरेक्टर में दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे डायपोल में डिपेंड करते हैं अगर दो एटम है। अच्छा, एक होती है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट और एक होती है कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। कैलकुलेट करते हैं हम डायपोल मोमेंट, कैलकुलेट करते हैं किससे? बॉन्ड डिस्टेंस से, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड डिस्टेंस। चार्ज को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस से। तो ये हो जाती है कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, मतलब डायपोल मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किए फार्मूले से, मतलब ये थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट हो जाती है। समझे बेटा, थ्योरेटिकल हो जाती है कि भाई डायपोल मोमेंट बराबर है किसके? E इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, डायपोल मोमेंट निकल जाएगी। और एक होती है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट के मतलब है हमने ऑब्जर्व कितनी की उसकी डायपोल मोमेंट, मतलब प्रैक्टिकली कितनी हमने डायपोल मोमेंट उसको डिटरमाइन किया। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं बेटा, उसी को हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर। तो बेटा आयनिक कैरेक्टर देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज जो आयनिक कैरेक्टर का है वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइड बाय, ठीक है, जो हम आयनिक कंपाउंड के निकालते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, आयंस को चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये निकलेगा परसेंटेज डायपोल मोमेंट का। तो बेटा डायपोल मोमेंट का अगर परसेंटेज निकालना चाहें, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो ये है म्यू ऑब्जर्व, मतलब डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व जो की हमने, ठीक है, और डिवाइड बाय म्यू डायपोल मोमेंट आयनिक जो हमने कैलकुलेट की,
मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से HF की भी डायपोल में निकाल सकते हैं, HCl की भी डायपोल में निकाल सकते हैं, मगर डेटा गिवन होगा तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से अब देखो HF जो है 43% आयनिक है, HF कितना है बेटा 43% आयनिक, और कोलेंट कितना है 57% कोलेंट है। और ये किस तरह निकाला, ये निकाला है उस परसेंटेज ऑफ द आयनिक करेक्टर से, आयनिक करेक्टर का जो परसेंटेज है उसी से निकाला। डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व, जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व की गई वो ऊपर रखेंगे, और जो डायपोल मोमेंट आयनिक है वो नीचे रखेंगे। आयनिक कैसे निकालते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से, बेटा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से हम वो निकालते हैं आयनिक, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो इस हिसाब से HF 43% आयनिक हो जाता है और 57% कोवेलेंट हो जाता है। तो ये हो गया इनका आयनिक करेक्टर भी हो गया। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये भी शायद टॉपिक पता नहीं है या नहीं है, मगर फिर भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये भी अहम है। अगर सपोज करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आपको मतलब कंपैरिजन किया जाता है, तो भी आपको यही देखा जाता है। अगर सपोज करते हैं आपको कहा जाता है भाई हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और कंपाउंड आपको दिए जाते हैं, उनमें आप देखो हीलियम है, आपको वाटर भी दिया जाता है, आपको सीजियम फ्लोराइड भी दिया जाता है, और ऐसे कंपाउंड और भी कोई आपको HCl भी दिया जाता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट तो हमने किसी का याद ही नहीं किया था, किसी कंपाउंड का हमने बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं किया था, अब किस तरह निकालेंगे हम। तो बेटा इसको देख लो, ये तो इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं हीलियम के अंदर, भले हीलियम सॉलिड भी लिख दें कि भाई हीलियम सॉलिड फॉर्म में है, जीनॉन सॉलिड फॉर्म में, क्या हुआ भाई सॉलिड फॉर्म में तो क्या होगा। तो बेटा इनके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है नॉन पोलर के दरमियान, वीकर फोर्स, कमजोर फोर्सेस, लो बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसी का होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर वाटर का ज्यादा सीजियम फ्लोराइड से तो नहीं होगा ना, ये आयनिक है, ये बेटा सीजियम फ्लोराइड आयनिक है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आयनिक का होगा, ठीक है होगा सीजियम फ्लोराइड का सबसे। अब वाटर और HCl को कंपेयर करेंगे तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि HCl से तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, HF से भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अभी हमने कंपैरिजन में पढ़ा था। HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, HCl में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, HCl पोलर है तो उसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। बेटा HCl के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है ना, पोलर है HCl, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl में नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगा, उसमें उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये हो जाएगा, सीजियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा, देन वाटर का ज्यादा होगा, वाटर के बाद HCl का ज्यादा होगा, HCl के बाद हीलियम का होगा। अब सारी फोर्सेस के अंदर आ गई हैं, मैं बता दूं, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से, इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे लोएस्ट इसका होगा और सबसे हाईएस्ट इसका होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल कंसेप्ट के हिसाब से, तो बेटा जिसके अंदर देखो जो बॉन्डिंग है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक है, स्ट्रॉन्गर आयनिक होती है बेटा, आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो इसके अंदर भी यही है, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। भाई बॉन्डिंग का इफेक्ट किसके ऊपर, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहले आते हैं सोल्युबिलिटी पे, सोल्युबिलिटी पे देखो, और आप सबको पता है कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जल्दी इंटरेक्शन होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। नॉन पोलर जो सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है।
क्योंकि आयन कंपाउंड को जब हम पानी के अंदर हल करते हैं तो आयंस के साथ पानी के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, आयंस को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कंपाउंड आयनिक है तो उनके अंदर होता है लेट्स एनर्जी। अगर आयनिक कंपाउंड की लेट्स एनर्जी हाई है तो वो कंपाउंड पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, पानी का अंदर हल नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ये पानी के अंदर डिजॉल्व ही नहीं होते क्योंकि इनकी लेट्स एनर्जी बहुत हाई है और पानी की जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो इनसफिशिएंट है, वो उनको डिजॉल्व ही नहीं कर पाएगी। बाकी अगर जो है पानी की हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी हाई हो गई, ज्यादा हो गई तो हल हो जाएगा। या जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, अल्कोहल जैसे पानी के अंदर हल हो जाता है, एसिटिक एसिड पानी के अंदर हल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रोल किसका हो जाता है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का हो जाता है। और दूसरी बात यह कि आयनिक कंपाउंड के अंदर लेट्स एनर्जी भी रोल प्ले करती है कंपाउंड को डिसॉल्व करने में या नहीं करने में। अगर लेट्स एनर्जी हाई होगी तो कंपाउंड की सोल्युबिलिटी कम होगी, और लेट्स एनर्जी हाई उनकी होती है जिन आयन का साइज छोटा होता है, चार्ज बड़ा हो जाता है। साइज छोटा हो और चार्ज बड़ा हो, जैसे ग्रुप सेकंड वाले हैं उनका साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है, तो वो कंपाउंड पानी के अंदर कम हल होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड पानी के अंदर जल्दी हल हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड ये वो कंपाउंड पानी के अंदर जल्दी हल हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज कम होता है बेटा, साइज बड़ा होता है उनका, ठीक है। सेकंड बात होती है सोल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो बेटा कोवैलेंट कंपाउंड में तो नॉन पोलर बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादातर नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर किसके अंदर हल होंगे, जाहिर बात है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मतलब आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर हल करते हैं या पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादातर हल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर वो हल हो जाते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स। और इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, उसके बाद है आइसोमेरिज्म। तो बेटा आइसोमेरिज्म किसके अंदर होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर होती है, जो डायरेक्शनल है। कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल है, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल है। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या है बेटा, डायरेक्शनल है। तो आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी, नॉन डायरेक्शनल है। कोवैलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल है तो कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म बनते हैं। तो ये अहम प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाली, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड बेटा डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल। रिएक्शन काइनेटिक्स में देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है। बेटा अगर केमिकल काइनेटिक्स को देखोगे तो आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट हो जाता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी फास्ट होता है, और AgNO3 और NaCl के दरमियान रिएक्शन होता है वो भी फास्ट होता है। तो आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान जो होता है रिएक्शन मॉडरेट होता है या स्लो होता है। कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन क्या होगा, या तो मॉडरेट होगा या स्लो होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो बेटा कोवैलेंट कंपाउंड की स्पीड मैंने आपको बता दी थी, या तो मॉडरेट होगी या स्लो होती है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी और ये आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया सारा ये। अब आपके 4 चैप्टर रहते हैं। अच्छा, 4 चैप्टर में मैं आपको बता दूं चैप्टर 7 तो बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर बाकी सिर्फ सारे टॉपिक उन्होंने काट दिए हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोड़ा उन्होंने। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हिस्सा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस हैं, वो चीजें हैं सारी इसके अंदर। बाकी सारा जो टॉपिक है वो सारे उन्होंने काट दिए। और 5वां चैप्टर भी है इसके अंदर, ठीक है, 8वां भी है और 6 भी है इसके अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी है। तो ईद के बाद देखो, ईद के बाद कोशिश करेंगे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दें और जल्दी, मतलब अब कोशिश